गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? सिंगल फेज हो गया। ओके ओके, थ्री फेज शुरू करना है। चलो फिर हेडिंग डालो, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इसको सबसे पहले तो ये वर्गीकृत करते हुए देख लेते हैं कि परीक्षा में प्रश्न किस किस भाग से इसमें ऐसे पूछे जाते हैं, सिंपली बेस में वो देख लेते हैं। इसको हम 4-5 खंड में अंदर वर्गीकृत करेंगे। ये लिखना मत, केवल अभी देखना है। एक तो कि इसके भाग क्या क्या हैं, और एक होता है रोटर पर सवाल पूछे जाते हैं। इसके सवाल होते हैं जो मुख्यतः रोटर को लेकर पूछे जाते हैं। फिर सवाल पूछे जाते हैं गति को लेकर, अत्यधिक सवाल यही होते हैं, क्योंकि गति में आता है एस कहलाता है स्लिप। तो स्लिप को लेके सवाल, गति को लेके सवाल, फॉर्मूला सब कुछ यहीं पे आता है। उसके बाद इसमें आपको सवाल पूछा जाता है उसकी हानियों को लेके, लॉस को लेके। फिर आपको नियंत्रण विधियां पूछी जाती है, और एक सवाल और जहां से पूछा जाता है वो है स्टार्टिंग विधियां। ये जो भाग है यहीं से सवाल आते हैं सारे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें देखने पड़ेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के भाग क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, जो स्टेटर होता है, रोटर होता है, कोई कैसे करेगा। फिर रोटर का वर्गीकरण देखना है, स्क्विरल केज, डबल केज और वाउंड रोटर, ठीक है ना। वो देखने के बाद हमें देखना है गति के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल यहां से बनेगा वो केवल गति से ही है। जो एनएस और एनआर को लेके स्लिप बनेगा, और वहीं से हमारे पास यहां पर क्या बनेगा, गति से। स्लिप को लेके काफी ज्यादा सवाल रहते हैं। फिर आती है इसकी हानियां, जिसमें आपको यांत्रिक हानि, रोटर की हानि वो ज्ञात करनी है, जिसमें आपने देखा होगा PM बराबर 1 - S × PA वगैरह। फिर नियंत्रण की विधियां, वोल्टेज नियंत्रण विधियां, थ्री फेज रियोस्टेट के द्वारा और पोल की संख्या के द्वारा, कैस्केड द्वारा। और फिर आती स्टार्टिंग विधियां, DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। तो इन स्टार्टर विधियों को, ठीक है ना। तो परीक्षा के सवाल रहते हैं। तो ये जो लिखने का कारण यही था कि इन सभी खंड से विशेष रूप से सवाल पूछे जाते हैं, और इनको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ये आपको निश्चित हो जाएगा कि यहां आएंगे तो चैप्टर खत्म होगा। तब तक चैप्टर खत्म नहीं है, तब तक चैप्टर चलेगा, ठीक है ना। चलो ओके, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में यदि आपको पहली बात कहते हैं कि मुख्य भाग कौन से हैं, केवल थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, मैं समझाता हूं। मुख्य भाग कौन सा है, एक होता है स्टेटर और दूसरा कौन सा होता है, रोटर। कोई भी मशीन के मुख्य भाग क्या होते हैं, हमेशा स्टेटर तथा रोटर। स्टेटर है तो स्टेटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाएगी भाई, आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग किस पर स्थापित होगी, स्टेटर पर। और स्टेटर स्थिर है तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। स्टेटर का मतलब क्या है, जो स्थिर है वही स्टेटर है, और जो घूमने वाला भाग है वो क्या है, रोटर है। रोटर पर क्या स्थापित होते हैं भाई, हमारे पास पोल, ठीक है। अब देखो कि अब मशीन क्या होती है, यानी मोटर क्या होती है। मोटर वो होती है जिसको वैद्युतिक ऊर्जा देने पर यांत्रिक कार्य संपन्न हो, यही होती है। तो इसको आप विद्युत सप्लाई प्रदान करेंगे।
विद्युत सप्लाई सवाल आता है कि आप स्टेटर को प्रदान करेंगे एक रोटर को। विद्युत सप्लाई किसको प्रदान की जाती है? स्टेटर को, रोटर को, स्टेटर को। तो स्टेटर को विद्युत सप्लाई प्रदान, स्टेटर को क्या करोगे भाई? विद्युत सप्लाई प्रदान की जाती है। और इसको विद्युत सप्लाई प्रदान करते हैं क्या? नहीं, इसको विद्युत सप्लाई प्रदान नहीं करते हैं। इसको विद्युत सप्लाई प्रदान नहीं करते। जब विद्युत सप्लाई इसको प्रदान नहीं करते हैं तो रोटर है जो बेसिकली, यदि मान लो मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊं, केवल क्यों रोटर तो सीधा स्क्विरल केज रोटर है। सिंपल रोटर का मतलब कौन सा रोटर आएगा? स्क्विरल केज रोटर। और स्क्विरल केज रोटर में हमारे पास शॉर्ट सर्किट तांबे की छड़ें होती है। शॉर्ट सर्किट तांबे की छड़ें होती है। किस में होगी भाई शॉर्ट सर्किट तांबे की छड़ें? रोटर में। तो ये हमारे पास रोटर है, शॉर्ट सर्किट तांबे की छड़ें रखेगा। यदि ये शॉर्ट सर्किट तांबे की छड़ें रखता है तो ये शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग स्थापित की। ये क्या रखता है? शॉर्ट सर्किट तांबे की छड़ें। अब बताओ, आपने विद्युत सप्लाई किसको प्रदान की है? स्टेटर को। और ये हमारे पास रोटर शॉर्ट सर्किट है कि नहीं है? है। जब स्टेटर को प्रदान किया और ये हमारे पास रोटर शॉर्ट सर्किट है तो ये किसकी तरह कार्य करता है? ये सवाल परीक्षा में पूछा है। तो आप कहना शॉर्ट सर्किट ट्रांसफॉर्मर की तरह। 3 फेज इंडक्शन मोटर किसकी तरह कार्य करेगा? शॉर्ट सर्किट ट्रांसफॉर्मर की तरह। शॉर्ट सर्किट ट्रांसफॉर्मर की तरह कौन सा काम करेगा? तो आप कहना स्क्विरल केज, सॉरी 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर क्यों करेगा? शॉर्ट सर्किट ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक वाइंडिंग में सप्लाई दोगे। यहां पर सप्लाई किस में दे दी आपने? स्टेटर में। तो प्राथमिक वाइंडिंग में सप्लाई देने पर ट्रांसफॉर्मर क्या होगा? चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। चारों ओर क्या बनेगा? चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स किसको काटेगा? सेकेंडरी को। और सेकेंडरी हमारे पास यदि शॉर्ट सर्किट की हुई है तो हमारे पास ताम्र हानि ज्ञात करते हैं उससे। यहां पर क्या होगा कि चुंबकीय फ्लक्स किसने बनाया? आर्मेचर ने बनाया। उसने किसको काटा? रोटर को काटा। रोटर को काटा तो हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स स्टेटर ने बना के रोटर को काटा। वहां पर प्राथमिक ने बना के सेकेंडरी को काटा। वहां पर सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट था, यहां पर कौन सा शॉर्ट सर्किट है? रोटर। तो इसलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर किसकी भांति काम करेगा? यह शॉर्ट सर्किट ट्रांसफॉर्मर की तरह। ये किसकी तरह काम करता है? तो शॉर्ट सर्किट ट्रांसफॉर्मर की तरह। ठीक है। अब देखो कि हम यहां पर सप्लाई केवल और केवल किसको प्रदान करेंगे? स्टेटर को। ये बात ध्यान रखना। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा कौन? स्टेटर। स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र है वो धक्का देगा ना तब जाके रोटर घूमेगा। स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र धक्का देगा तो कौन घूमेगा? रोटर। ये दिमाग में फिट रखना। और ये यदि आप सही तरीके से रखोगे तो जो हमने गति वाला सवाल कहा ना, एनएस और एनआर वाला, वो इसी पर आधारित है। एनएस का मान सदैव एनआर से ज्यादा होगा क्योंकि एनएस कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। एनआर कौन सा? रोटर। भाई जो गति देगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके रोटर को गति दे रहा है तो रोटर की गति तो ज्यादा हो नहीं सकती ना। गति ज्यादा किसकी होगी? चुंबकीय क्षेत्र की, क्योंकि धक्का तो चुंबकीय क्षेत्र खुद दे रहा है। स्टेटर और रोटर का पहले भाग बताने का कारण यही था कि ये हमारे पास किस ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करता है? शॉर्ट सर्किट। अब बताओ कौन से सिद्धांत पर काम करेगा? सिद्धांत होता है परीक्षा में यदि लेंज का नियम आए तो लेंज का नियम उत्तर कर देना। लेंज का नियम नहीं आए तो आप क्या करेंगे? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे का विद्युत
चुंबकीय प्रेरण पर काम करेगा। आप मुझे बताओ फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? बताओ भाई। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो आप कहोगे किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का बनना। यही फैराडे का क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और एक पीछे से आप पीछे मुड़ के एक चपाट मार दो, जो भी है मार ही दो बस। आप जाओ नीचे, नीचे अपना क्लासरूम खाली पड़ा है, खड़ो नीचे चले जाओ। और किसी के रात का ओज का है तो बता दो, है क्या? हाँ तो लिखो फिर। क्या हुआ? तो मुझे इतना गौर से मत दे फिर। मुझे क्लास के पूरे सारे कोने पता है, कौन से कोने में क्या है। तो ये रोटर स्टेटर मैंने क्यों बताया? ताकि ये पता चले ये शॉर्ट सर्किट। देखो आपको ना, एक बात ध्यान रखना, मैंने सब मोटरों में लिखाया है। मैंने आपको रिपल्सन मोटर में लिखाया है ये डीसी शंट की तरह काम करती है, लिखाया। यूनिवर्सल में लिखा है डीसी सीरीज की तरह काम करती है। इसमें लिखा है शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की तरह काम करती है। और ये सभी सवाल परीक्षा में पूछे हुए हैं। है तो एक एक लाइन का ना, ये तो स्टेटमेंट आता है तभी आपको पता चलेगा। और जिनका पीईटी का एग्जाम था वो कैसा हुआ? कुछ आता था कि तुम गए जाके आए हो? मतलब मेरा सवाल यही था। मतलब कुछ ठीक ठाक आता था कि केवल जाना था कि पीईटी देना है, मन में है तो दे ही देते? आता था ना? ठीक है फिर तो गए नहीं ना। ओके ओके। और किसका था? कईयों के थे भाई। इसी लाइन वाले हैं क्या? ये भी है ना? आप भी गए? नहीं गए तो केवल छुट्टी कराई है? लिख लिया भाई। कंफ्यूजन कहीं नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते समय कोई भी चीज को मैं 2 बार बता सकता हूं, कंफ्यूजन कहीं मत रखना। कंफ्यूजन में चारों ओर घूमोगे तो वो क्लियर होना नहीं है। और मशीन को सरल तभी कर सकते हो जब आपके कंफ्यूजन कम से कम हो। चलो भाई, लिख लिया? अब बताओ, थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है कि नहीं होती है? होती है। सेल्फ स्टार्ट होने का कारण क्या है? घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनना। सेल्फ स्टार्ट होने का कारण क्या है? घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र। घूर्णीय चुंबकीय इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनेगा? क्योंकि इनके फेजों के बीच में फेज अंतराल कितना है? 120 डिग्री का कर्मागत फेज अंतराल है। 120 डिग्री का कर्मागत फेज अंतराल है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। अच्छा, सेल्फ स्टार्ट होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें
तीनों फेजों के बीच आपस में फेज अंतराल कितना होता है? आपस में फेज अंतराल 120 डिग्री है। और फेज अंतराल आपस में 120 डिग्री है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करेगा? घूर्णीय। थ्री फेज इंडक्शन मोटर घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या करता है भाई? घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र। घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस कारण हमारे पास कैसा है? सेल्फ स्टार्ट मोटर। और इनके आपस में फेज अंतराल भी कितना डिग्री है? 120 डिग्री। इसके प्रमुख भागों के बारे में देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है इसका स्टेटर के बारे में। स्टेटर के अंदर यदि मान लो मैं केवल बॉडी के बारे में बात करूं, केवल किसके बारे में बात करें? बॉडी भी तो स्थिर होती है, तो बॉडी स्टेटर का भाग है रोटर का? स्टेटर का भाग है। तो केवल यदि मैं बॉडी के बारे में बात करूं तो बॉडी का कार्य क्या है? कि आंतरिक घूर्णित भाग की सुरक्षा करना, कि अंदर जो भाग घूम रहा है इसको घूमते हुए कोई नहीं रोकना है, ये ना? आंतरिक घूर्णित भाग की क्या करना है? सुरक्षा। आंतरिक घूर्णित भाग की सुरक्षा करना है। बॉडी किससे निर्मित होती है? तो आप कहेंगे छोटी मशीन में तो छोटी मशीन में ढलवा लोहा और बड़ी मशीन में ढलवा इस्पात। यदि बॉडी के बारे में पूछे तो ये लाइन अपने पास करेक्ट है। अब देखो स्टेटर का भाग बॉडी है, लेकिन स्टेटर में तो एक स्थिर भाग भी तो है जिसके अंदर आर्मेचर है। आर्मेचर में स्लॉट कटे हैं। स्लॉट कैसे नेचर के? खुले प्रकार के। स्टेटर में आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर जो स्टेटर का भाग है वो किसका बना है? सिलिकॉन स्टील का बनाएंगे। मुख्यतः हमें यह ध्यान रखना है स्टील का बनाना अनिवार्य है। और हम कौन सा बनाएंगे? स्टेटर सिलिकॉन स्टील का, क्योंकि इस पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित होती है। आर्मेचर वाइंडिंग जब स्थापित किस में होती है? खांचों में। खांचे कितने प्रकार के होते हैं? बंद, अर्धबंद और खुले प्रकार के। जब स्थिर भाग पर खांचे बने और वाइंडिंग स्थापित करनी तो कैसे करोगे? खुले प्रकार की। ये सिलिकॉन इस्पात से निर्मित होते हैं। इसमें आर्मेचर कोर पर खुले स्लॉट कटे होते हैं। इसमें आर्मेचर कोर पर कैसे स्लॉट कटे होते हैं? खुले।
और आर्मेचर कोर पर वाइंडिंग कौन सी स्थापित होती है? आर्मेचर वाइंडिंग। ध्यान से देखो भाई, इसके कोर पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित होती है। आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी ये क्या करेगी भाई? हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी, और जो NS कहलाता है कि घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र की गति, वो आर्मेचर फ्लक्स के द्वारा होगी। अब मैं वापस सारा समझाता हूं, ध्यान से देखना भाई, नोट कर लो। पहले बताओ कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है कि नहीं होती है? होती है। तो सेल्फ स्टार्ट होने का कारण क्या? कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है? घूर्णित। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है क्या? नहीं। वहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? पल्सेटिंग। वहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? पल्सेटिंग, स्पंदित होता है ना, पल्सेटिंग। यहां 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र स्थापना का कारण क्या है कि फेजों के बीच आपस में फेज अंतराल कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री। अब जो हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसमें भाग कौन से महत्वपूर्ण है? तो आप कहेंगे स्टेटर तथा रोटर। परीक्षा में सवाल स्टेटर से नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? रोटर से। लेकिन स्टेटर के बारे में देखते हैं। स्टेटर का बाहरी भाग क्या कहलाता है? बॉडी। बॉडी का कार्य क्या होता है? यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। बॉडी किसकी बनी होती है? तो छोटी मशीन में ढलवा लोहा और बड़ी मशीन में ढलवा इस्पात। जबकि यदि पूछे स्टेटर किसका बना है, तो आप कहना सिलिकॉन स्टील का, क्योंकि स्टेटर में मुख्य भाग आर्मेचर है, यानी आर्मेचर की कोर। आर्मेचर की कोर पर किस प्रकार के स्लॉट कटे हैं? खुले प्रकार के। और इस खुले प्रकार के स्लॉट में कौन सी वाइंडिंग स्थापित होगी? आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग क्या करेगी? चुंबकीय फ्लक्स की स्थापना। तो यह है कारण। क्लियर? स्टेटर के ऊपर जो हमारे पास 3 तार टर्मिनल होते हैं, मतलब 3 फेज तो देते हैं ना, 3 फेज देते हैं, तो वो टर्मिनल बॉक्स में बने होते हैं। तो ये एक सवाल है कि स्टेटर पर जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर टर्मिनल बॉक्स बनता है, तो टर्मिनल बॉक्स में कितने तार होते हैं? तो आप कहना 6। टर्मिनल बॉक्स में कुल कितने तार होते हैं? 6। 6 क्यों बनाते हो? स्टार या डेल्टा। 3 स्टार के लिए और 3 किसके लिए? डेल्टा के लिए। आप जब मोटर चलाते हो कहते हैं ना स्टार डेल्टा स्टार्टर। पहले हम स्टार बनाएंगे, वोल्टेज कम करेंगे, गति से चलाना शुरू करेंगे, स्पीड पकड़ लेगा तो हम क्या बना देंगे? डेल्टा। तो यहां पर टर्मिनल हमें कितना चाहिए? 6। कितने टर्मिनल होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है। टर्मिनल बॉक्स में कुल 6 टर्मिनल होते हैं। स्टार के लिए 3 और डेल्टा के लिए भी कितने होते हैं? 3। ये 6 का वर्गीकरण हो गया भाई। स्टार के लिए भी 3 होते हैं और डेल्टा के लिए भी 3 होते हैं। ये मोटर की किससे बनी होती है? जो जिसे मोटर उठाया जाता, देखो मोटर की क्या, उसे हम आई बोल्ट कहते हैं ना। तो जिससे आप मोटर को पकड़ के उठाते हैं, तो वो किसकी बनी होती है? तो सामान्यतः वो ढलवा लोहा की। जो बॉडी का भाग होगा वही भाग उसका होगा, क्योंकि ये बॉडी का भाग है।
यदि पूछेगा फाउंडेशन किसका बना, बॉडी का भाग है। जब मोटर को स्थापित करो तो मोटर को स्थापना करते समय फाउंडेशन में तो इसको कसते हैं। अब उसमें जितनी 3 फेज इंडक्शन मोटर जितनी ज्यादा क्षमता की है, फाउंडेशन उतना ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए। जितनी ज्यादा क्षमता की है, फाउंडेशन थोड़ा ऊपर उठाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का नमी या पानी से भी क्या रहे, दूर रहे। और उसको ज्यादा मशीन बड़ी है तो वाइब्रेशन ज्यादा हो सकता है, इसलिए फाउंडेशन ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो जितनी अधिक क्षमता की मोटर होगी, फाउंडेशन उतना ही ज्यादा क्या होगा, मजबूत। छोटी क्षमता की है तो केवल रख दो तो भी कोई वाइब्रेट ही करेगी, हिलेगी डुलेगी, कहां जाएगी। लेकिन बड़ी मशीन को हम क्या करते हैं, मजबूती से स्थापित करते हैं। लिख दिया स्टेटर, ओके। अब हमारे पास आता है जो मुख्य भाग है, वो है 3 फेज इंडक्शन का कौन सा, रोटर। रोटर जो है हमारे पास कौन सा भाग कहलाता है, घूर्णित भाग। रोटर हमारे पास कौन सा भाग कहलाएगा, घूर्णित भाग। जो घूमने वाला भाग है वो कहलाएगा रोटर, ठीक है। रोटर हमारे पास 2 प्रकार का है मुख्यतः। एक तो हमारे पास होता है स्क्विरल केज, और दूसरा होता है वाउंड रोटर। एक स्क्विरल केज होता है और दूसरा कौन सा होता है, वाउंड रोटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वाउंड रोटर को या इससे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बात एक ही होगा। कई जगह आपको वाउंड रोटर नाम नहीं लिखे, क्या लिखेगा, स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर। और जो रोटर, वाउंड रोटर जिस मशीन में स्थापित होता है उसे स्लिप रिंग मोटर कहते हैं। उस मोटर को क्या कहते हैं, स्लिप रिंग मोटर। और उसका वैसे नाम क्या है, वाउंड रोटर। यानी कि वायर को वाउंड करके रोटर का निर्माण किया। वाउंड का मतलब होता है लपेटना, तार को लपेट कर, हाँ, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, क्या 2 फेज से चल सकती है क्या, 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 फेज मोटर से चल सकती है, लेकिन उसकी क्षमता है जो प्रभावित हो जाएगी। फिर यदि तीसरा फेज कम आ रहा है ना आपके, तीसरा फेज कम आ रहा तो चल सकती है, लेकिन क्षमता उसकी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। चल सकती है। और 3 फेज मोटर में हम आगे सारी चीजें देखेंगे। ये अभी तो प्रॉब्लम, अभी तो हमने भाग पढ़ रहे हैं। ये आपने जो पूछा ना, वो है किसी मोटर में प्रॉब्लम आने पर सॉल्यूशन क्या है ना। प्रॉब्लम आने पर सॉल्यूशन हम तभी देखते हैं जब हमें पहले समझ लेते हैं कि मोटर है क्या। बहुत सारे सवाल आएंगे अभी भी। अभी कहेंगे कि क्या 3 फेज मोटर की गति परिवर्तन हो सकती है, हाँ 2 फेज कोई से बदल तो हो जाएगी, लेकिन वो बात की चीज है। हाँ आवाज करती है, हाँ आवाज करती है तो हुआ क्या, मतलब सवाल क्या है। उनका सवाल है कि 3 फेज में 2 फेज से ही आ रहे, तीसरा फेज थोड़ा कम आ रहा, चल जाएगी क्या मोटर। उनका सवाल ये था, यही था ना भाई। हाँ अरे आवाज तो तब करेगी जब चलेगी नहीं, जब केवल हमारे पास 2 ही फेज आएंगे। इनका तीसरा फेज जो आ रहा है लेकिन धीमा आ रहा है, तो तीसरा फेज धीमा आ रहा है तो कम क्षमता के साथ काम करती है। ये इंडक्शन मोटर ना, इंडक्शन मोटर कम क्षमता के साथ कार्य करती रहेगी। सिंक्रोनस मोटर होती है ना वैसी, वो नहीं चलती है कभी भी। ये तो लेगिंग पावर फैक्टर वाली होती है, तो लेगिंग पावर फैक्टर वाली में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेगिंग पावर फैक्टर वाली क्या है, इनकी है ना दक्षता बहुत घट जाएगी, हानि ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम तीनों फेज क्या रखना चाहिए, बराबर। वाउंड रोटर देखो, स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर और स्क्विरल केज रोटर है हमारे पास 2 प्रकार के। स्क्विरल केज रोटर कितने प्रकार के, 2 प्रकार।
सबसे पहला एक तो है सिंगल केज और दूसरा कौन सा आएगा, डबल केज। एक आएगा सिंगल केज और दूसरा कौन सा आएगा, डबल केज। स्क्विरल केज लिख लो बोले। स्क्विरल केज, स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी, केज का मतलब होता है पिंजरा। यदि इंडेक्शन होता प्रारूपी हो जाता, और रोटर तो रोटर है। गिलहरी, पिंजरा, प्रारूपी, रोटर। अब मैं आगे कहीं भी गिलहरी और पिंजरा दोनों ही नाम नहीं लिखूंगा। केज का मतलब पिंजरा होता है, स्क्विरल का मतलब क्या होता है, गिलहरी। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर देखो, सिंगल फेज मशीन का पावर फैक्टर कितना होता है, 0.6, और थ्री फेज का कितना होता है, 0.8। यह मिनिमम इतना होना ही चाहिए। अब उससे ज्यादा हम क्या है, हम 0.9 और 0.95 पर काम करते हैं जनरली थ्री फेज में, क्योंकि पावर फैक्टर हमारे पास जितना कम होगा उतना ही हमारे पास क्या होगी, दक्षता घटेगी। दक्षता क्या होगी, घटेगी। ओके, लिख लिया। स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर, क्या देखना हमें, स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर के बारे में। हाँ भाई, चलो। स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर क्या है, एक मिनट भाई। फिर से बनाना है, इसको यहां से नहीं मिला के इसको थोड़ा सा आगे से मिला देते हैं। सो अभी आप इतना सा देख लेना, तिर से मिले हुए हैं। मैं आगे बिंदी बना देता हूं ये।
ये भी आपस में क्या है, मिले हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा किया हुआ है, कुछ एंगल से क्या है, ये तिरछे है। ये हमारे पास किसका बने होते हैं, तांबे से। तो ये छड़ भी किसके बनी है, तांबे की। ये कहलाती है रिंग, ये क्या है, छड़। ठीक है, और जिस विधि के द्वारा ये यहां पर जोड़ा गया है उसे कहते हैं ब्रेजिंग विधि द्वारा जोड़ा जाना। ध्यान से देखो भाई, ब्रेजिंग विधि द्वारा जुड़ा हुआ, इसमें क्या होता है कि दो चालक की रिंग को चालक छड़ों द्वारा तिरछा करके ब्रेजिंग विधि द्वारा जोड़ा जाता है। ब्रेजिंग विधि कौन सी होती है, जो आप पाइप को जोड़ते हैं, पाइप को जोड़ने की विधि कौन सी कहलाती है, ब्रेजिंग विधि। यदि मान लो कठोर चालक जो धातु है और आप इसको कहीं काम लेते हैं अपने इलेक्ट्रिकल वालों का, तो वहां पर जोड़ने विधि कौन सी है, ब्रेजिंग। सबसे मजबूत होती है वेल्डिंग, वेल्डिंग के बाद होती है ब्रेजिंग, और ब्रेजिंग से कमजोर कौन सी होती है, सोल्डरिंग। तो ब्रेजिंग होती है एक मजबूत जोड़, जो सोल्डरिंग से तो काफी मजबूत होता है। आभूषण किससे जुड़ते हैं, ब्रेजिंग से। पाइप किससे जुड़ते हैं, ब्रेजिंग से। तो उस विधि से इसको जोड़ा जाता है। कठोर सोल्डरिंग कह सकते हो, बट थोड़ा अलग तरीके से होता है क्योंकि तांबे के द्वारा जोड़ा है। आपने उसमें देखा होगा, जब तांबे के पदार्थ जोड़ने हो, या सोना हो या चांदी हो, तो कौन सी विधि काम में लेते हैं, ब्रेजिंग विधि। क्लियर। लिख लो, तो चालक छड़ को चालक रोड द्वारा ब्रेजिंग विधि से जोड़कर शॉर्ट सर्किट किया जाता है। दो चालक छड़ को चालक रोड द्वारा ब्रेजिंग विधि से जोड़कर क्या किया जाता है भाई, शॉर्ट सर्किट। तो ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट तांबे की छड़ें हैं। अब सवाल ये आता है कि इसको हम तिरछा करते हैं, चालक छड़ों को क्या किया जाता है भाई, स्क्यूड किया जाता है। स्क्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं, एंटना। स्क्यूड करने से क्या होता है, इससे कोगिंग दोष दूर होता है। अभी इतना सा लाइन लिख लो, आगे मैं पढ़ूंगा कोगिंग दोष के बारे में। इससे कोगिंग दोष दूर होता है। कोगिंग दोष को मैं आगे पढ़ूंगा। कोगिंग क्राउलिंग होता है ना भाई, चालक छड़ों को स्क्यूड किया था। स्क्यूड का मतलब ऐंठना, ऐसे थोड़ा सा मोड़ना, उसको टेक्निकल वर्ड उसका स्क्यूड है। हिंदी में ऐंठना ही बोलते ना। दोनों चालक छड़ ली, थोड़ा सा इसको तिरछा, इसको एक ऐसे ऐसे मोड़ो, उसके बाद इन चालक को जोड़ दिया जाता है, स्क्यूड कहते हैं इंग्लिश में। तो
शॉर्ट सर्किट करने से हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसमें लेंज के नियम के कारण हमारे पास टॉर्क उत्पन्न हो जाएगी, लेंज के नियम के कारण ही। इसको काटेगा ना चुंबकीय फ्लक्स, तो यहां पर धारा का पर्व होगा, इसके कारण यहां पर भी एक फ्लक्स स्थापित होगा, इससे टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट चालक के द्वारा हमेशा हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है। तो अब यदि मान लो ऑप्शन में तांबा लिखे ही नहीं तो एल्यूमिनियम, बाकी एल्यूमिनियम वाली मोटर ज्यादा काम की नहीं है। हमें चालक काम में लेना चाहिए, लेकिन चालक छड़ में सबसे अच्छा कौन सा है, तांबा। तांबा नहीं लेते हैं तो यहां पर ऑप्शन क्या बचेगा, एल्यूमिनियम। यदि यहां एल्यूमिनियम लेते हैं तो यहां भी क्या लेना पड़ेगा, एल्यूमिनियम। यदि यहां तांबा लेते हैं तो यहां भी क्या लेंगे, तांबा। इसमें एल्यूमिनियम तो इसमें भी एल्यूमिनियम। बाकी लेना तांबा ही है, तांबा ऑप्शन दे ही नहीं तो क्या करोगे, एल्यूमिनियम लेंगे ही। वाइंडिंग किसकी की जाती है, तांबे की। ऑप्शन नहीं दिया जाता क्या करते हैं, एल्यूमिनियम। वायरिंग में कौन सा काम लेते हैं, तांबा। ऑप्शन नहीं दिया जाता, एल्यूमिनियम। लेकिन पारेषण में वितरण के लिए कौन सा काम लेते हैं, SCSR, एल्यूमिनियम। वहां तांबा सेकंड पर ही है, तांबा महंगा ज्यादा है, चोरी करके ले जाएंगे लोग, उन्हीं तारों को ले जाते हैं, तो ये तो तांबा है। वो बच्चा कह रहा है सर कॉगिंग दोष फिर से समझा दीजिए। मैं फिर से कॉगिंग दोष समझा देता हूं कि इसको मैं बाद में समझाऊंगा। ये मैंने लिखते समय लाइन यही बोली है कि केवल ये लाइन लिख लो कि इससे कॉगिंग दोष दूर होता है। कॉगिंग दोष मैं आगे समझाऊंगा। क्राउलिंग होता है रेंगना, कॉगिंग दोष का मतलब होता है जकड़ना, ठीक है ना। क्राउलिंग होती है रेंगना, कॉगिंग होता है जकड़ना। तो दोष हम आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा। बट ये स्क्यूड क्यों की जाती है, इससे कॉगिंग दोष कम होता है। आप देखो स्क्विरल केज मोटर में आपने जैसे ये किया, इसमें हमारे पास प्रारंभिक धारा कितनी होती है भाई, 5 से 6 गुना होती है। प्रारंभिक धारा 5 से 6 गुना होती है। तो प्रारंभिक धारा क्या है, ज्यादा। और हमें हमेशा प्रारंभिक धारा क्या चाहिए होती है, कम। प्रारंभिक धारा कम होती है तो टॉर्क क्या होता है, ज्यादा। और प्रारंभिक धारा ज्यादा तो टॉर्क क्या होगा, कम। तो इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होगा, कम होता है। इसका प्रयोग कम क्षमता की छोटी मशीनों में किया जाता है। इसका निर्माण आसान है, वह मरम्मत खर्च कम। बट आप देखोगे तो इसका प्रारंभिक टॉर्क भी क्या होता है, कम। प्रारंभिक धारा 5 से 6 गुना होती है, सस्ती होती है। तो छोटी कम क्षमता की 3 फेज होती है, 3 फेज मोटर जो कम क्षमता की है, वहां पर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को काम में ले सकते हैं। क्योंकि ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है ना, तो यहां ब्रैकेट में लिख देना आगे, ये सिंगल केज है। कौन सा है, सिंगल केज है। एक ही पिंजर है ना भाई, एक। अभी आप ये मत करना 2 रिंग, 2 आमने सामने रिंग है, एक तरफ तो एक ही रिंग है। सिंगल केज लिख देना, करो नोट।
क्लियर? ठीक है। तो प्रारंभिक धारा कितनी होगी? 5 से 6 गुना। प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? कम। कम टॉर्क होगा तो कम क्षमता वाली छोटी मशीनों में काम में लेंगे, लेकिन इसका निर्माण करना आसान है, इसका मेंटेनेंस खर्च भी कम होता है, इसलिए इसका उपयोग काफी हद तक ज्यादा किया जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर सिंगल फेज मोटर में काफी ज्यादा इसको ही ले लेते हैं। जैसे आपने सिंगल फेज मोटर लिखा, आपने ब्रैकेट लिखा ना बॉक्स में, रोटर, कौन सा रोटर था? स्क्विरल केज। तो छोटी क्षमता की मशीनों के लिए कर लेते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी कि प्रारंभिक धारा ज्यादा है, प्रॉब्लम तो यही हुई, प्रारंभिक धारा ज्यादा, इसका कारण टॉर्क क्या मिला? कम। हमें ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब इस प्रॉब्लम को दूर करना है तो धारा को क्या करना पड़ेगा? कम। धारा कम करना है तो प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ज्यादा। धारा कम करने के लिए प्रतिरोध क्या चाहिए? तो हम कहेंगे पहले प्रतिरोध ज्यादा कर लें, लेकिन ऐसी सुविधा रखें जैसे ये गति पकड़े प्रतिरोध बाद में क्या हो जाए? कम हो जाए। नहीं, प्रतिरोध यदि लगातार ज्यादा रहेगा तो मोटर क्या हो जाएगी? ज्यादा गर्म होगी और उसकी दक्षता क्या हो जाएगी? कम। इसलिए हम स्टार्ट करने के लिए काम में लेंगे। स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग धारा का मान हमें क्या करना है? कम। तो स्टार्टिंग का प्रतिरोध का मान क्या करना चाहिए? ज्यादा। यही समझ में आया ना? चलो, डबल केज इंडक्शन रोटर। ओकेगा, हम इसमें केज कितने काम लेंगे? 2। एक तो ये बाहरी केज, ये जो मैंने डॉट बता रहा हूं ना, यहां पर क्या होगा? चालक छड़े जुड़ेगी, है ना? बताओ पिंजरा कितना है हमारे पास? 2 पिंजरा है। ठीक है, ये कहलाता है बाहरी केज। बाहरी पिंजरा है। बाहरी केज हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो, इसलिए ये किसका बना होता है? पीतल का। किससे निर्मित है भाई? पीतल से निर्मित है। पीतल से निर्मित करने का विशेष कारण क्या है? एक तो पीतल मजबूत होता है और एक वायुमंडलीय प्रभाव से क्या रहता? मुक्त। दूसरा प्रतिरोध क्या होता है इसका? उच्च। ठीक है, तो बाहरी केज हमारे पास किसे बना होता है? पीतल से। ये हमारे पास केज कौन सा है? आंतरिक केज। आंतरिक केज किससे निर्मित होता है? तांबे से निर्मित। रनिंग के समय कौन सा केज काम करेगा? आंतरिक। और ये बाहरी केज कहां करेगा? स्टार्टिंग के लिए। तो इसमें आप क्या लिखोगे? प्रारंभिक धारा का मान कम तथा प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? उच्च। बताओ कितने केज हैं? 2 केज। दोनों केज के बारे में डिटेल लिख ली। अंदर वाला क्या आएगा? आंतरिक केज। बाहर वाला क्या आ जाएगा हमारे पास? बाह्य केज।
सर इसमें छड़ें भी होती क्या? तो छड़ें ही तो है ये आपने जो लिखा है ये आपके पास क्या है? छड़। तो ये डॉट बना के छड़ेंगे तो प्रदर्शित की है। तो इसमें ये जो डॉट बना है ना, तो ये यहाँ पर छड़ें जुड़ी है। इधर भी डबल केज है, इधर भी दो रिंग है, उधर भी दो रिंग है, तो ये तो डबल केज बनेगा, पूरा पिंजरा बनाना ना। तो ये जो डॉट बनाया है उसका जगह क्या है? छड़ें जुड़ना। छड़ें जुड़ने का बिंदु बनाया मैंने। क्लियर? हाँ, मतलब बराबर करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है, वो आपके दोष आएगा कोगिंग दोष। उसमें आप अब कोगिंग दोष में आएगा जब छड़ें यदि मान लो स्टेटर की रोटर की मतलब इनकी बराबर आएगी ना छड़ें, तो हमारे पास कोगिंग दोष आएगा जिसमें वो कहेगा अनुपात 1 आए या इंटीजर अनुपात आए। और उसके निवारण के लिए हम कौन सा लगाएंगे? शॉर्ट पिच वाइंडिंग। उसके निवारण के लिए कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं? शॉर्ट पिच। तो चीजें आएगी अभी सभी, अभी तो हम उसका निर्माण देख रहे हैं। बराबर नहीं रखेंगे तो अब आएगा दोष। कौन से दोष आएंगे, मतलब बराबर रखने पर क्या दोष आएगा और किस प्रकार हमें अलग रखना है? लिख लिया? क्या कह रहे हो? हाँ, मैं कब प्रतिरोध ज्यादा कर रहा हूं इसका? मैंने प्रतिरोध उच्च किया, पीतल से निर्मित है उसका प्रतिरोध उच्च किया। पीतल से निर्मित कौन सा है? बाहरी केज। और इसको हम केवल कहां काम लेंगे? स्टार्टिंग के लिए। ये हमारे कहां काम आएगी? रनिंग के लिए। रनिंग के लिए किससे बनी है? तांबे से। तांबे का प्रतिरोध क्या होता है? अरे कम होता है। बस प्रतिरोध हम कम ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रारंभिक धारा का मान कम करना। पिछली बार दोष क्या आया था? सिंगल केज में प्रॉब्लम क्या थी? प्रारंभिक धारा का मान क्या था? ज्यादा। जैसे टॉर्क क्या मिल रहा था? कम। हमें टॉर्क बढ़ाना है तो प्रारंभिक धारा को क्या करना पड़ेगा? कम। प्रारंभिक धारा कम करना है तो प्रारंभिक प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। तो हमने प्रारंभिक प्रतिरोध ज्यादा किया, इसलिए हमने दूसरा केज काम में लिया। दोनों केज एक दूसरे के समांतर होते हैं। ये और लिख लेना, लिख लो लाइन। ये कोई पूछे क्या? दोनों केज एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर। क्लियर? ओके। तीसरा है हमारे पास स्लिप रिंग रोटर। ध्यान से देख लेना भाई, तीसरा कौन सा है भाई? स्लिप रिंग रोटर। इसमें रोटर के अंदर हमारे पास क्या बना रहेगा? स्टार या डेल्टा। सामान्यतः हम रोटर के अंदर क्या बनाते हैं? इसमें स्टार। और इस स्टार को जो नियंत्रण करना है, तो नियंत्रण करने के लिए हम 3 फेज रियोस्टेट काम लेते हैं। क्या लेते हैं? और यहां लगी होगी 3 स्लिप रिंग। ये क्या आती है भाई? ये स्लिप रिंग होती है। ये स्लिप रिंग हमारे पास किससे जुड़ेगी? 3 पेज रियोस्ट है। तो बताओ, रीहोस्ट है। रीहोस्ट आपने कहीं काम में लिया क्या स्टार्ट करने के लिए? डीसी मोटर। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए आपने स्टार्टर काम में लिया था। स्टार्टर क्या था? रियोस्टेट। रियोस्टेट का प्रतिरोध क्या था? प्रारंभ में ज्यादा। प्रारंभ में प्रतिरोध ज्यादा तो धारा क्या था? कम। तो हमारे पास टॉर्क उत्पन्न हुआ। जैसे जैसे गति पकड़ती गई, हम प्रतिरोध को क्या करते गए? कम करते गए, धारा का मान बढ़ाते गए।
और यहां पर क्या है कि रोटर को सप्लाई देनी है तो क्या चाहिए, स्लिप रिंग। रोटर को स्लिप रिंग के द्वारा क्या जोड़ा जाएगा, 3 फेज रियोस्टेट। 3 फेज रियोस्टेट से इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। तो प्रारंभ में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा। और फिर जैसे जैसे ये गति बढ़ाता जाएगा हम इसका प्रतिरोध क्या करते जाएंगे, कम। और पूर्ण गति पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0। और स्लिप रिंग हम क्यों काम लेते हैं, क्योंकि रोटर के साथ जब भी जोड़ोगे तो रिंग कौन सी काम में लोगे, स्लिप। बाकी रिंग तो साथ में घूम जाएगी ना, स्लिप रिंग क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी, तो तार मुड़ेगा नहीं। ठीक है, स्टेटर पर स्टार या डेल्टा वाइंडिंग की जाती है, परंतु रोटर पर सामान्यतः कौन सी वाइंडिंग करते हैं, स्टार वाइंडिंग। सामान्यतः स्टार वाइंडिंग की जाती है। यह स्टार किससे जुड़ा रहेगा भाई, यह स्टार 3 फेज स्टार वाइंडिंग, 3 फेज रियोस्टेट से स्लिप रिंग द्वारा जुड़ी होती है। इसमें स्लिप रिंग की संख्या क्या होती है भाई, 3। सबसे आसान गति नियंत्रण तो यही है, सबसे आसान गति नियंत्रण इस मोटर में होगा। इस मोटर की और खासियत क्या है, इस मोटर की खासियत है प्रारंभिक में प्रतिरोध ज्यादा होगा तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, उच्च। प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है। प्रारंभिक टॉर्क आपको यह पूछे कि स्क्विरल केज और स्लिप रिंग रोटर में सबसे ज्यादा प्रारंभिक टॉर्क किसका होगा, तो आप कहना स्लिप रिंग का। तो स्क्विरल में चाहे डबल केज कहना, तो डबल केज से भी ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क किसका होगा, स्लिप रिंग का। तो स्लिप रिंग का स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या रहेगा, ज्यादा। और गति नियंत्रण क्या होगा, आसान। तो इसमें रोटर में हम क्या करते हैं, स्टार वाइंडिंग स्थापित करते हैं। और स्टार वाइंडिंग जो होती है वो 3 फेज रियोस्टेट से स्लिप रिंग द्वारा जुड़ी होती है। मुझे क्या पता, उत्तर तू दे, तुझे भी नहीं पता। देखो एक बच्चा कह रहा है सर ये वीडियो रिकॉर्डेड वाली कहाँ मिलेगी, जहां आप पढ़ रहे हो उसी में नीचे मिलती है भाई, उसी में पड़ी रहती है। तो जो आप सेक्शन खोलते हो ना, पहले शेड्यूल, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद मॉड्यूल वाइज लिखे रहते हैं, तो उनके अंदर आपको सारी वीडियो मिल जाती है। उसी में मिलती है। क्या नहीं खोला कभी कोर्स, कोर्स खोलते उसी में मिलती है। हाँ, आप जब लाइव क्लास तक यहां तक पहुंचो तो वहां तक भी चले जाओगे, थोड़े आगे जाओगे तो वही आएगी फिर। ये काजल निकालना बंद कर दिया इसने।
याद रख के नहीं निकाला ना, भूल गया तो काजल निकाला अगर अच्छा लगता है। लिख लिया भाई। अब हम पढ़ेंगे थ्री फेज मोटर की गति के बारे में। बहुत आसान है और बहुत ही अच्छा है। जिसका कैलकुलेटिव दिमाग रहता है उसके लिए सबसे आसान भाग स्टार्ट होगा। जिसका थ्योरेटिकल दिमाग रहता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल आएगा, क्योंकि फॉर्मूले और वो आ जाएंगे। चलो ठीक है भाई। लीडिंग पावर फैक्टर क्या, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, क्या लेना देना यहाँ लीडिंग पावर फैक्टर से कोई मतलब है क्या? इंडक्शन मोटर सदैव लेगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। सिंक्रोनस मोटर होगी वो लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी पर काम करेगी। तो जैसे हम सिंक्रोनस मोटर पढ़ते हैं ना, तो ये लाइन लिखानी पड़ती है। वो लीडिंग पर इसलिए काम करती है क्योंकि वो कंडेंसर के रूप में काम करती है। पायरेशन लाइन का पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए सिंक्रोनस मोटर की आवश्यकता होती है। तो पावर फैक्टर कौन बढ़ाएगी? लेगिंग, सॉरी लीडिंग वाली। इंडक्शन मोटर लेगिंग पर काम करती है। इंडक्शन मोटर में होती है कोइल, कोइल किस पर काम करती है? लेगिंग। बस इतना ध्यान रखो। अब देखो ये तो हमने देखे भाग, अब है गति के बारे में। एक मिनट। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति। एक तो हमारे पास क्या है कि स्टेटर का मतलब भाग क्या है? स्थिर। और रोटर का मतलब भाग कौन सा है? घूमने वाला। यही देखते हैं। दो स्टेटर पर हमारे पास कौन सी वाइंडिंग होती है? आर्मेचर वाइंडिंग। आप सप्लाई किसको दोगे? आर्मेचर वाइंडिंग को। तो आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई दोगे तो आर्मेचर वाइंडिंग एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो घूर्णित प्रकार का होता है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र था? घूर्णित। और उस घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र की गति है वो हमारे पास क्या कहलाती है? एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं। एनएस क्या कहलाता है? सिंक्रोनस गति। ठीक है। तो सबसे पहले हम कहते हैं सिंक्रोनस गति। सिंक्रोनस गति क्या है? एनएस। समझना। अच्छा, सिंक्रोनस नाम क्यों दिया है? क्योंकि इसकी स्पीड क्या रहेगी? नियत। आप सप्लाई नियत दे रहे हो, स्पीड क्या रहेगी? नियत ही रहेगी। सिंक्रोनस गति के बारे में देखो। सिंक्रोनस गति क्या होगी? आर्मेचर को विद्युत सप्लाई प्रदान करने पर एक घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र एनएस है वो हमारे पास होगा 120 इंटू एफ बटा पी। यही होगा ना भाई? सूत्र से एक नहीं है, अल्टरनेटर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 120 गुणा एफ बटा पी, जहां एफ क्या है हमारे पास? आवृत्ति, और पी पोलों की संख्या।
इसको चुंबकीय क्षेत्र की गति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? चुंबकीय क्षेत्र की गति भी कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की गति हमारे पास किस प्रकार की गति है? तो आप कहेंगे सिंक्रोनस। सिंक्रोनस को हिंदी में क्या कहते हैं? तुल्यकालिक। तुल्यकालिक गति, क्योंकि सप्लाई हमारे पास नियत है, यानी आवर्ती और पोल नियत, गति भी क्या रहेगी? नियत। हाँ, अच्छा, पोलों की संख्या। पोलों की संख्या, इस गति को चुंबकीय क्षेत्र की गति भी कहते हैं। आर्मेचर को विद्युत सप्लाई प्रदान करने पर एक घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। वो बताओ नियत गति से चलेगा कि नहीं चलेगा? सप्लाई नियत, तो वो गति भी क्या है? नियत। नियत गति तो हमने क्या कहा? सिंक्रोनस गति। सिंक्रोनस गति का अन्य नाम क्या है? तुल्यकालिक गति। ये गति सदैव क्या रहती है? नियत। किस पर निर्भर करती है? पोलों की संख्या पर और आवर्ती पर। हो गया भाई? ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास नेक्स्ट। सिंक्रोनस गति के बाद में हमारे पास कौन सी गति आएगी? रोटर गति। सिंक्रोनस गति के बाद हमारे पास गति कौन सी आएगी? रोटर गति। रोटर गति को किससे रिप्रेजेंट करते हो? एन आर से। बताओ, रोटर की गति को, इससे मोटर की गति भी कहते हैं, इसे और क्या कहेंगे भाई? मोटर की गति भी कहते हैं। भाई जिससे रोटर घूमेगी उसी से तो शाफ्ट घूम रही है, और शाफ्ट की गति क्या होती है? मोटर की गति। यदि आपको प्रश्न में मोटर की गति लिखे तो उसका मतलब वो किसकी गति है? रोटर की। ठीक है। आप बताओ, चुंबकीय क्षेत्र घूर्णित है, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा, बल लगाने के कारण रोटर क्या होगा? घूमेगा। तो बताओ रोटर किसके कारण घुमा? घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो रोटर की गति है घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र से तो कम ही होगी, क्योंकि जिसके कारण घूम रहा है उससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो लिखो, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र के कारण रोटर घूर्णन करता है। अतः रोटर की गति
चुंबकीय क्षेत्र की गति से कम होती है। ठीक है भाई, तो रोटर की गति क्या होगी भाई? चुंबकीय क्षेत्र की गति से कम होगी। रोटर की गति चुंबकीय क्षेत्र की गति से क्या होगी? कम। इसे कौन सी गति कहते हैं? मोटर की गति भी कहते हैं। लिख लिया। घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के कारण रोटर घूर्णन करता है, अतः रोटर की गति चुंबकीय क्षेत्र की गति से क्या होगी? कम। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो आपको यह पता चल गया कि यहां पर एन आर इज ऑलवेज लेस देन एन एस, एन एस से छोटा है। एन आर का मान सदैव एन एस से क्या है? छोटा। तीसरा आता है हमारे पास एक नाम स्लिप। स्लिप होने का कारण है गति का अंतर। यदि गति समान है तो स्लिप क्या है? नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के बीच अंतर जो है वही क्या कहलाता है? स्लिप। क्लियर? आप जैसे ऐसे जा रहे हैं रास्ते में, कहीं पर केले का छिलका है, आपने पांव रखा, तो आपकी जो गति है, गति के बीच अंतर में क्या हो गया? परिवर्तन। गति के बीच अंतर में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। जो इस पैर की गति है वो इस पैर की गति अब रही क्या? नहीं। जब बराबर गति थी तो सही चल रहे थे, इस पैर की गति तो कम है, ये ज्यादा गति से चला गया, तो आप क्या कहोगे? स्लिप हो गए। स्लिप का मतलब ही देखना, कहीं भी यदि मान लो कि कोई बंदा जैसे रोटर घूम रहा है, बड़ा सा मतलब झूला है, और उसके ऊपर वो बराबर गति से चल रहा है, झूले की गति और उसकी गति बराबर है, तो बराबर ऊपर चलता रहेगा। जैसे ही उसकी गति में परिवर्तन आएगा तो क्या होगा? स्लिप। तभी तो नीचे आएगा, गिर जाएगा। तो स्लिप का मतलब क्या है? दो गतियों के बीच का अंतर। स्लिप का मतलब क्या होता है? दो गतियों का अंतर। अभी तो हमने गति दो ही देखी। एक तो देखी सिंक्रोनस गति, वो तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण, वो तो सप्लाई देने पर होगी। और दूसरी रोटर की गति, रोटर और मोटर तो एक ही बात है, तो वो गति है। इन दोनों के गतियों का अंतर। इसलिए आप क्या कहेंगे? स्लिप बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे एन एस माइनस एन आर। बस जैसे मैं कहता हूं कि रोटर है वो 720 आरपीएम से घूम रहा है। रोटर किसे घूम रहा है? 720। सिंक्रोनस गति 750 है। स्लिप कितना है? तो आपके अंतर कितना है? 750 720 में 30 का, तो वो अंतर कह रहा है। तो स्लिप हमारे पास किस में ली जा रही है? आरपीएम में। रोटर की गति किस में है? आरपीएम में। सिंक्रोनस गति किस में है? आरपीएम में। तो स्लिप भी किस में है? आरपीएम में। तो स्लिप है जो हमारे पास आरपीएम में आती है। दो गतियों के बीच का अंतर ही क्या कहलाएगा? स्लिप कहलाएगा। और गति बड़ी कौन सी है? सिंक्रोनस। छोटी गति कौन सी है? रोटर। यही कहा था ना। लिख लिया? ओके, अगला सवाल है हमारे पास नेक्स्ट। अगला है स्लिप अंश। अगला क्या है? स्लिप अंश। स्लिप अंश को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एस से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। एस हमारे पास होता है एन एस माइनस एन आर
बटा क्या होगा NS, ये है स्लिप अंश। स्लिप का मान कितना है, 0 से 1 के बीच में होता मोटर के लिए, लेकिन 0 से 1 के बीच की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो केवल फॉर्मूला देखो, स्लिप अंश क्या होता है NS माइनस NR बटा NS। तो मैं ये कह सकता हूं स्लिप अंश को कि सिंक्रोनस गति के संदर्भ में या सिंक्रोनस गति के सापेक्ष दोनों गतियों का अंतर जो है वही क्या कहला रहा है, स्लिप अंश। स्लिप अंश किसके सापेक्ष लिया गया है, सिंक्रोनस गति के सापेक्ष। नीचे कौन सा आया है, सिंक्रोनस गति। तो सिंक्रोनस गति के संदर्भ में दोनों गतियों के बीच का अंतर, यहां आप कह दोगे दोनों गतियों के बीच का अंतर तथा सिंक्रोनस गति का अनुपात क्या कहलाएगा, स्लिप अंश। इसको परिभाषित कैसे करो, चलो स्लिप अंश आ गया। स्लिप अंश के बाद एक आता है हमारे पास प्रतिशत स्लिप। प्रतिशत स्लिप होता है परसेंटेज ऑफ S बराबर क्या होगा NS माइनस NR बटा NS इंटू 100, ये आएगा परसेंटेज में। एक और है रोटर की आवृत्ति, रोटर की आवृत्ति यही है ना भाई, रोटर की आवृत्ति FR होती है बराबर S इंटू F। S इंटू F, S क्या है, स्लिप अंश, F क्या है, सप्लाई आवृत्ति। रोटर की आवृत्ति कितनी होती है भाई, आपके ITI बुक अनुसार 2% से 5%, यही ध्यान रखना। बाकी होती 1% से 4% है। DMRC ने 1% से 4% उत्तर माना है, बट ITI की किताब में 2% से 5% है। बाकी सारे बोर्ड 2% से 5% ही मान रहे हैं। DMRC ने 1 से 4 माना है, यही सवाल था। लिख लिया भाई। तो स्लिप अंश, प्रतिशत स्लिप और रोटर की आवृत्ति, यहां तक किसी को कोई सिंगल कंफ्यूजन है? काट दो हिम्मत रखो। लिख लिया भाई रोटर की, हाँ हिम्मत चाहिए ना फोन काटने के लिए, तो बहुत हिम्मत चाहिए। लिख लिया भाई, चलो। तो स्लिप अंश प्रतिशत, मैंने ये क्रमागत रूप से पूरा समझा दिया आपको। अब देखो कि दो कंडीशन है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एक तो आप कहेंगे NR बराबर 0, NR बराबर 0, तो ये प्रारंभ में रोटर गति कर ही नहीं रहा। मोटर गति नहीं कर रहा। बताओ स्लिप का मान क्या होगा, स्लिप अंश का S का मान बताना है।
तो आप कहेंगे एस बराबर क्या होगा भाई, एन एस माइनस एन आर की जगह क्या लिखोगे, 0 बट्टा एन एस काटोगे तो क्या होगा, 1। यदि स्लिप अंश का मान 1 हो या 100% है, 100% है, तो इसका मतलब है कि मोटर गति नहीं कर रहा। एनआर का मान कितना है, 0। एनआर का मान कितना है, 0। तो स्लिप अंश का मान कितना आएगा, 1। ए का मतलब 100%। और दूसरी कंडीशन, यदि एनआर और एनएस क्या हो गए, बराबर, क्या हो गए, एनआर और एनएस बराबर हो गए, तो बताओ क्या होगा। एनआर एनएस बराबर हो गए तो आप कहेंगे एस बराबर एनएस माइनस एनआर। यदि मान लो एनएस 1000 है तो एनआर भी क्या है, 1000। तो 1000 में से 1000 गए, क्या हुआ, 0। 0 में किसी का भाग दो, 0 आएगा। तो ये कब आएगा, जब रोटर की गति सिंक्रोनस गति के समान हो। और उस मोटर को भी क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर है। जिसकी गति एक समान होगी, मोटर कौन से होते हैं, सिंक्रोनस। एस का मान क्या है, 0। हो गया भाई। एस बराबर क्या हो गया, एन एस माइनस एन आर बटा एन एस बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। स्लिप अंश प्रतिशत स्लिप और रोटर की आवृत्ति। अगला देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास ये है, एक मैं क्वेश्चन देता हूं। 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति 960 आरपीएम है। तो आपको क्या निकालना भाई, एन एस ज्ञात कर लो, एन आर भी ज्ञात कर लो, स्लिप का मान भी ज्ञात कर लो, स्लिप अंश भी ज्ञात कर लो, रोटर की आवृत्ति भी ज्ञात कर लो। ये सभी ज्ञात करना है आपको।
आप तो मुझे एफ आर का मान बता दो, मैं मान लूंगा रास्ते वाले सारे आ गए। अब बस एफ आर पे आ जाओ, एफ आर बता दो तो रास्ते वाले सारे आएंगे, तभी एफ आर होगा। दो हट जाया। ओके ओके, आ गए सब। चलो भाई देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सॉल्यूशन करते हैं तो हमें ज्ञात करना है एनएस के बारे में। एनएस बराबर क्या होगा, 120 इंटू एफ बटा पी, ये है ना। 120 तो 120 रहा, एफ कितना है भाई 50, पी कितना है 6, तो इसे काटा तो हमारे पास आया 20। 20 इंटू 50 कितना हो गए 1000। तो एनएस का मान क्या आया 1000 आरपीएम। आया कि नहीं आया, आया सा। दूसरा है हमारे पास एन आर, यही पूछा है। एन आर होती है रोटर की गति। एन आर किसकी गति कहलाती है, रोटर की गति। रोटर की गति किसके बराबर होती है, मोटर की गति। और मोटर की गति कितनी दे रखी है 960 आरपीएम। तो आपको यह पता चल गया कि एन आर का मान कितना है 960 आरपीएम। कोई दिक्कत नहीं। अब आता है बात तीसरी पर। तीसरा हमारे पास क्या है, स्लिप। स्लिप क्या होता है भाई, एनएस माइनस एनआर। बताओ एनएस का मान कितना है 1000 और एनआर का मान कितना 960, बराबर कितना आरपीएम 40। कितना आरपीएम आ जाएगा 40। यहां तक कोई टेंशन नहीं। अगला चौथा सवाल। चौथा सवाल कह रहा है स्लीप अंश के बारे में, यही है स्लीप अंश। स्लीप अंश क्या कहलाता है, एस। एस बराबर क्या होगा, एनएस माइनस एनआर बटा एनएस। तो बताओ एनएस का मान कितना है 1000, माइनस कितना है 960 बटा कितना है 1000। तो 40 में भाग किसका दोगे 1000 का। 40 में भाग 1000 का दोगे तो आपके पास क्या आएगा 0.04। 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल, 0.04 आ गया। अगला हमारे पास है पांचवा, क्या है एफ आर। एफ आर बराबर क्या हुआ एस इंटू एफ। तो एफ आर बराबर एस का मान 0.04 इंटू एफ का मान कितना 50। पॉइंट हटाया तो कितना आया भाई 100। 100 से 50 को काटा तो कितना आया 2, और 4 में 2 का भाग दूंगा तो कितना हट जाएगा 2 हर्ट्ज। बस ये कर्मगत रूप से पूरा सोल्व किया हुआ है, दिक्कत है ही नहीं कहीं। लिख लिया भाई, चलो कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन ये है, 8 पोल 50 हर्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर
मोटर में इंडक्शन मोटर की सॉरी इंडक्शन मोटर में स्लिप 4% है तो रोटर की गति या मोटर की गति ज्ञात करो। एक ही बात है, मोटर की गति बताओ भाई। देखो सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा एनएस। एक सूत्र देखो ध्यान से, पहले सॉल्यूशन जब करते हैं तो एक या तो आप उससे कर लेना या फिर डायरेक्ट वाला करना। एन सॉरी एस बराबर क्या आपके पास सूत्र, एन एस माइनस एन आर बटा एन एस, यही है ना। एन एस को मैं इसे गुणा करूं तो बताओ क्या आएगा, एस गुणा एन एस आएगा कि नहीं आएगा। बराबर क्या लिख दूं, एन एस माइनस एन आर। कोई गड़बड़ तो नहीं की, ठीक है। एन आर इधर आ जाता है, एन आर आया इधर, और एन एस तो एन एस की तरह ही है। एस इंटू एन एस उधर चला जाता है, एस इंटू एन एस इधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये उधर गए माइनस में, ये माइनस वाला इधर आया प्लस में हो गया बस। तो एन आर, एन एस ले लो कॉमन, एन एस क्या ले लो कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा, इधर से 1 इधर से s। चलो ये 1 कईयों को दिखता नहीं है, तो देखो इसको ध्यान से वापस इधर, एन आर बराबर एन एस है ना, एन एस को मैं 1 इंटू एस लिख दूं क्या, 1 इंटू एन एस। अरे एक से किसी को गुणा करो क्या फर्क पड़े, कर दिया। ऐसा माथा पकड़ के बैठे हो। अब बताओ एन एस ले लो कॉमन, अब एन एस कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस एस, होगा कि नहीं होगा। अब आप इसको सीधे अपने कॉपी में लिख लेना, इतनी कहानी नहीं लिखनी है, मैंने तो उसी सूत्र से निकाल के दिया था, आप सीधा भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले इस सवाल का सॉल्यूशन करना है तो आपको एस पड़ा है, एनआर चाहिए तो एनएस ज्ञात करना पड़ेगा। तो एनएस बराबर क्या होगा, 750। एनएस बराबर 120 गुणा एफ बटा पी। 120 गुणा एफ कितना है भाई 50, पी कितना है 8, काटा तो कितनी बार 15 बार, और ये कितना हो गया 750 रुपया। क्लियर। तो बताइए एन आर बराबर क्या आएगा, तो आप एन एस बराबर क्या बताओगे 750 इंटू 1 माइनस एस कितना परसेंट है, 4% है। परसेंट को भिन्न संख्या में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0.04, 4/100, 4/100 क्या होगा 0.04, होगा कि नहीं होगा, गुणा कर लो, कर लोगे। 750 इंटू 0.96 बराबर 720 आया क्या। और आप थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी तो आपको यह दिखेगा 750 आया, 750 का 4% कितना होगा तो 30, तो 30 घटा दो कितना है 720। फॉर्मूले से ऐसा होता है ना, फिर आप सीधा आ गए, लेकिन होता सीधा ही है। हाँ तो 750 तो सीधा आया, 750 का कितना परसेंट स्लिप है 4%, तो 750 का 4% होता कितना है 30, और 750 का 4% 30 है तो 30 घटा दो, तो क्या उत्तर कितना है 720। परीक्षा में यही काम आता है। तो आज हमने इतना पढ़ लिया, बहुत है। कल हम पूरी कोशिश करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर को पूरा कर ही दें, क्योंकि कल हमारे पास स्टार्टर है मेन, इसके 2-3 सवाल और करूंगा कल आते ही। आप थोड़े सवाल करके ना, डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना कल आते ही।
पहले मैं इसके सवाल करूंगा, फिर मैं करूंगा आपको रोटर सॉरी इसके स्टार्टर के बारे में और गति नियंत्रण के बारे में, यही तो बाकी है। और एक है दक्षता वाला हानि, बस ये 3 भाग बड़ा बाकी है, तो कल इनके बारे में देखेंगे। ठीक है भाई, ओके।